18 दिसंबर 2025 को मयमनसिंह के भालुका में जो हुआ उसने सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश में हालात उस दिन पूरी तरह बदल गए जब सरेआम भीड़ के हाथों एक व्यक्ति की लिंचिंग की घटना सामने आई। ये कोई आम अपराध नहीं था बल्कि एक ऐसा वाकया था जिसने पूरे देश को हिला दिया। लिंचिंग के वीडियो और तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगी, अफवाहें चल पड़ी और लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि अब कानून का राज कमजोर पड़ता जा रहा है। पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई और सिस्टम से नाराज जनता के लिए ये घटना आखिरी चिंगारी साबित हुई। लोगों को लगने लगा कि अगर भीड़ खुलेआम किसी को मार सकती है और प्रशासन उसे रोक नहीं पा रहा तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा। इस घटना के बाद यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर उतर आया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। खासकर छात्रों और युवाओं ने खुलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, गिरफ्तारियां बढ़ीं और कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण हो गए। सरकार ने हालात काबू में रखने के लिए सख्ती दिखाई। कुछ जगह इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं, लेकिन इससे जनता और ज्यादा भड़क गई। अब मामला सिर्फ एक लिंचिंग का नहीं रहा बल्कि ये सरकार और जनता के बीच भरोसे की लड़ाई बन गया। इसी बीच भारत भी सतर्क हो गया। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और वहाँ की अस्थिरता का सीधा असर भारत की सुरक्षा, सीमा और रिश्तों पर पड़ सकता है। भारत सरकार ने हिंसा पर चिंता जताई, शांति बनाए रखने की अपील की और हालात पर कड़ी नजर रखना शुरू किया। भारत का रुख साफ था कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ना सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है बल्कि पूरे इलाके की स्थिरता से जुड़ा मामला है। सवाल ये है कि एक लिंचिंग की घटना ने बांग्लादेश को इस हालात तक क्यों पहुंचा दिया, इसके पीछे की असली वजहें क्या है और आगे वहां की सरकार इस संकट से निकलने के लिए क्या कदम उठाने वाली है। इसी पूरी कहानी को हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। जिस घटना ने बांग्लादेश को आग में झोंक दिया वो किसी बड़े राजनीतिक फैसले से नहीं बल्कि एक आम आदमी की मौत से शुरू हुई। मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में रहने वाले दीपू चंद्र दास की सरेआम लिंचिंग ने पूरे देश को झकझोर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उस दिन इलाके में एक अफवाह फैली। शक ने गुस्से की शक्ल ली और देखते ही देखते भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद होने के बावजूद हालात पर समय रहते काबू नहीं पा सके और दीपू चंद्र दास की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। ये घटना और भी खतरनाक तब हो गई जब इसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलने लगी। जैसे ही ये वीडियो पूरे बांग्लादेश में पहुंचे, लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि अगर शक के आधार पर भीड़ किसी को मार सकती है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है। ये घटना भले ही एक जगह हुई थी लेकिन इसका असर पूरे देश में फैल गया क्योंकि जनता पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी नौकरियों में भेदभाव और अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदियों को लेकर नाराज थी। दीपू चंद्र दास की लिंचिंग ने उसी दबे हुए गुस्से को बाहर निकाल दिया और लोगों को लगने लगा कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की नाकामी है। ये सब उस समय हुआ जब बांग्लादेश की राजनीति पहले ही उथल पुथल से गुजर रही थी। शेख हसीना, जो जनवरी 2009 से लगातार सत्ता में थीं, उनकी सरकार पर लंबे समय से सत्ता के ज्यादा केंद्रीकरण और असहमति की आवाजों को दबाने के आरोप लगते रहे थे। खासकर 2024 में सरकारी नौकरियों के कोटा सिस्टम को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी फैल चुकी थी। जुलाई 2024 में शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे धीरे सरकार विरोधी लहर में बदल गया और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। जब इन प्रदर्शनों पर सख्ती बढ़ी, गिरफ्तारियां हुई और इंटरनेट बंद किया गया तो जनता और सरकार के बीच भरोसा लगभग टूट गया। इसी दबाव और लगातार बिगड़ते हालात के बीच 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो देश छोड़कर बाहर चली गई। लेकिन उनके जाने से हालात शांत होने के बजाय और अनिश्चित हो गए। इसी राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए 8 अगस्त 2024 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई। जनता को उम्मीद थी कि यूनुस सरकार हालात संभालेगी और भरोसा लौटाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत आसान नहीं थी। दीपू चंद्र दास की लिंचिंग जैसी घटनाएं ये साफ कर रही थीं कि गुस्सा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। यही वजह है कि ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं रही बल्कि बांग्लादेश की राजनीति और समाज में चल रहे गहरे संकट की पहचान बन गई। बांग्लादेश में हिंसा और लिंचिंग की खबरें जैसे ही सामने आई, उसका असर भारत में भी साफ दिखाई देने लगा। शुरुआत में ये मामला सिर्फ पड़ोसी देश की कानून व्यवस्था का मुद्दा माना गया, लेकिन बहुत जल्दी ये भारत की राजनीति और मीडिया बहस का हिस्सा बन गया। खासकर तब जब बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को भारत में धार्मिक और राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा। इसी दौर में कुछ बीजेपी नेताओं ने अचानक बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को निशाने पर लेना शुरू कर दिया, जिससे ये सवाल उठने लगा कि एक विदेशी घटना में एक फिल्म स्टार को क्यों घसीटा जा रहा है।
असल में शाहरुख खान को टारगेट किए जाने के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह थी। पहली वजह उनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ी थी, जिसमें एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान शामिल था। इसी आधार पर सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक बयानों में ये नैरेटिव गढ़ा गया कि शाहरुख खान गलत पक्ष के प्रति नर्म रुख रखते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये रही कि शाहरुख खान पहले भी सार्वजनिक तौर पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में दिखाई दे चुके हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक और फिल्मी कार्यक्रमों के दौरान। इससे उन्हें सीधे सीधे बीजेपी के विरोधी खेमे से जोड़कर देखा जाने लगा। ये पूरा मामला उस समय और संवेदनशील हो गया क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए बांग्लादेश की हिंसा एक राजनीतिक मौका बनकर सामने आई। पार्टी के कुछ नेताओं ने यह संदेश देने की कोशिश की कि सीमा पार हो रही घटनाओं के पीछे एक खास सोच काम कर रही है और भारत में भी उसी सोच के समर्थक मौजूद हैं। इसी रणनीति के तहत शाहरुख खान जैसे बड़े, लोकप्रिय और मुस्लिम चेहरे को निशाना बनाना राजनीतिक रूप से असरदार माना गया, क्योंकि इससे भावनात्मक बहस तेज होती है और मुद्दा ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। भारतीय मीडिया ने भी इस पूरे मामले को अलग अलग तरीकों से दिखाया। कुछ चैनलों ने बांग्लादेश की हिंसा को गंभीर मानवाधिकार और कानून व्यवस्था के संकट के रूप में पेश किया, लेकिन कई टीवी डिबेट्स में इसे धार्मिक एंगल देकर सनसनीखेज बना दिया गया। स्टूडियो में बैठकर चीख चिल्लाहट, बहसों में शाहरुख खान का नाम, आईपीएल, ममता बनर्जी और बांग्लादेश को जोड़कर एक बड़ा नैरेटिव खड़ा किया गया, जिससे असली मुद्दा पीछे छूटता चला गया। लिंचिंग जैसी गंभीर घटना पर ठोस सवाल उठाने के बजाय बहस इस पर सिमट गई कि कौन किसके साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पर यह माहौल और ज्यादा जहरीला हो गया। ट्रेंड चलाए गए, पुराने वीडियो और बयान निकाले गए और शाहरुख खान को राजनीतिक एजेंडा से जोड़कर पेश किया जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने इसे चुनावी राजनीति और ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। इस खींचतान में बांग्लादेश के आम लोगों की पीड़ा और वहां की जमीनी सच्चाई कहीं दब गई। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि आज किसी पड़ोसी देश में हुई हिंसा भी सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं रहती, बल्कि वो घरेलू राजनीति, चुनावी गणित और मीडिया टीआरपी का हिस्सा बन जाती है। बांग्लादेश में जो हुआ वो अपने आप में एक त्रासदी थी, लेकिन भारत में उसका इस्तेमाल जिस तरह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और भावनात्मक बहस के लिए किया गया, उसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हम असली समस्याओं पर बात कर रहे हैं या सिर्फ मौकों का फायदा उठा रहे हैं।